मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, सबसे पहले जहांगीर तरीन के सरमाए ने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया। तरीन को चीनी माफिया कहने वाली हुकूमत तरीन के रहमो करम पर आ गई। इस्लामाबाद के ताकतवर हलकों ने तरीन को इमरान खान से मिलवाने की यकीन दहानी करा दी। जहांगीर तरीन भी गले मिलने को तैयार। इमरान खान के साथ खड़ा हुआ तो नून लीग ने मेरे कारोबार की छानबीन करके नोटिस भेजे, लेकिन नून लीग ने भी सिविल केस को फौजदारी केस नहीं बनाया। तरीन दिल का दर्द जुबान पर ले आए। अपनी हुकूमतें बचाने के लिए इमरान खान हुकूमत क्या जहांगीर तरीन को एनआरओ देने जा रही है या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अवाम की जान से ज्यादा अपने वोटों की फिक्र। इमरान खान ने कोरोना वबा को भूलकर ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट हासिल करने के लिए तरीकाकार फाइनल करने का हुक्म दे दिया। 30 दिनों के अंदर अंदर कानून बदलें और फंड्स अरेंज करें। खान की हिदायत, वैक्सीन खरीदकर अवाम की जान बचाने की बजाय इमरान खान ने अपने वोट पक्के करने के लिए ओवरसीज वोटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करने का प्लान बना लिया। नून लीग को बड़ा रिलीफ, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई, रिहाई का हुक्म मिल गया। क्या आने वाले दिनों में नून लीग मुल्की सियासत में बड़ा किरदार अदा करने जा रही है? क्या होगा इसका किरदार, इस पर बात करेंगे। वजारत हाउसिंग ने इस्लामाबाद में फातिमा जिन्ना हॉस्टल खाली करने का नोटिस दे दिया। यह भी एक अहम मामला है। सैकड़ों वर्किंग वुमेन शदीद परेशान, दरबदर होने का खदशा है। वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे और सबसे पहले मैं आज आगाज करूंगी डिस्कशन का आमिर मतीन साहब से। आमिर मतीन साहब, जहांगीर तरीन साहब की स्टोरी दिन ब दिन नए ट्विस्ट लेती जा रही है और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब ये कल भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ये ऊंट किस करवट बैठेगा, लग क्या रहा है? बात ये, इसकी कोई ट्विस्ट नहीं है। अच्छा। सीधी एक ट्विस्ट है कि ये एक कानूनी केस है जिसको वो सियासी तौर पे इसको हैंडल कर रहे हैं। ये तरीका कि जी रोज़ आज 28 हो गए हैं, 40 हो गए हैं, ये सीधी सीधी ब्लैकमेल है कि मेरे साथ ये आदमी है कि जी ये एमपी हैं और ये है, दिखाया जा रहा है कि जी बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मैं वरना आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा। तो ये बात की बात है कि ये गवर्नमेंट, इतने लोग ये साथ जो बैठ जाते हैं, आया जब वो मौका आएगा कि वोट डालने का, ये डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये बात की स्टेज है। मगर फिलहाल जो है उनका ये कहना मुनासिब नहीं है और गवर्नमेंट इससे बहुत बुरी नज़र आएगी अगर ज़रा सी इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है ये कमज़ोरी दिखाएं, जैसा कि वो दिखानी शुरू हो गए हैं। कि जी आज ये खबरें आ रही थी कि वो मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर तैयार हैं। वो कह रहे हैं सारी फौज जाएगी, 40 बंदे मिलेंगे और 40 बंदे जाके मिलते हैं, उसकी रिपोर्टिंग आएगी कि जी आज राजा रियाज ने ये कहा कि जी ये फलाने बंदे को तब्दील कर दें, वो कहेंगे जी ये केस ख़त्म कर दें। फिर क्या बात है? बात ये है कि यही केसेस है। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब आज पॉइंट आउट कर रहे थे, राना साहब, उन्होंने कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और यही वाली सारी चीज़ें जो है केसेस हैं, वो जेल में भी हुए हैं। ये तो भी जेल में ही नहीं गए हैं, अभी ये जमानतों पे हैं, बिल्कुल ये किसी उस पे नहीं गए हैं। उसके बाद वो 8 महीने जेल काट के भी बाहर आ गए हैं। तो अगर केस नहीं है, कैसे ये किया जा सकता है? और दूसरा ये कह देना कि जनाब ये उनके दौर में भी जो है ना 2-3 जो उनके आर्गूमेंट आ रहे हैं जो अभी कि जी एक उनके दौर में भी देखें ना, ये सिविल केस था, इन्होंने जो है ना वो क्रिमिनल बना दिया। मनी लॉन्ड्रिंग भाई साहब वो है ही क्रिमिनल केस। अब आपके लिए सिविल बना ले, 10 साल की कैद है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो क्रिमिनल केस को वो कहें कि जो है सिविल बना दें, ये इमरान खान साहब के हक में नहीं है, मतलब ये उनके इख्तियार में नहीं है, ये कर नहीं सकते। मनी लॉन्ड्रिंग की 10 साल, 1 साल से 10 साल कैद है, तो वो क्रिमिनल केस है तो वो क्रिमिनल होगा। दूसरा कि जी मेरी देखें ना, मेरी तो नवाज शरीफ ने भी आगे कर ली थी। ये आर्गूमेंट जो है ना पाकिस्तान में बहुत मिसयूज़ किया जाता है। ये बड़े बड़े लोग, ये नवाज शरीफ वगैरह भी कहते हैं, आसिफ जरदारी कहते हैं कि जी 11 साल देखे ना, मैं तो कैद काटी और देखे वो नहीं है। अब हमें पता चल रहा है, ये पिछले दिनों हम जिक्र कर चुके हैं दोबारा, कि जनाब स्विस केसेस में वो यूसुफ रज़ा गिलानी की वजह से नहीं छूटे थे कि उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कि मैं नहीं दूंगा। वो इसलिए उस केस में से एहतसाब में छूटे हुए थे कि वहाँ जानबूझ के फ़ोटोस्टैट कापियाँ दे दी गई थी और अदालत ने कहा कि जनाब फ़ोटोस्टैट कापियों के ऊपर जो है ना फैसले नहीं होते। और अब पता चल रहा है कि फोटोस्टेट, वो थोड़ी सी डाइग्रेशन में कर रहा हूँ मगर मैं लोगों को समझाने के लिए, क्या पता चल रहा है कि नैब के दफ्तर में वो असली कापियाँ मौजूद थी और मिल मिला के सारा वहाँ कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब जो उस वक्त नैब के चेयरमैन थे, जान के कॉपियाँ दे दी गई, एविडेंस कमज़ोर किया गया, शहादतें कमज़ोर की गई।
मगर वो कहते हैं कि जनाब विक्ट्री के निशान देखें, हमारे पास कोई प्रूव नहीं हो सकता। सो ये जो माजी में केसेस नहीं प्रूव होते रहे, इसका ये मतलब नहीं था कि ये तमाम लोग जो थे ये नेक थे और ये इनोसेंट थे। ये था कि मैनिपुलेशनें हुई, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हुआ, प्राइवेटली लेवल पे हुआ, मगर मिल मिला के ये लोग छुटे हुए हैं। तो ये हमें ना आर्ग्यूमेंट कोई दिया करे कि जी मेरी तो देखे ना नवाज शरीफ पूरी इन्वेस्टिगेट कर चुका है, उससे कुछ नहीं निकला। नहीं हुई, इन्वेस्टिगेट हुई भाई। दूसरा ये है कि जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो एग्जैक्टली उसी नैयत के इन पे साबित हो चुके हुए हैं। लोगों को भूल जाता है कि इनको जो नाअहली का जो केस था उसके अंदर, उस फैसले के अंदर 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं दोबारा आज पढ़ के मैंने दोबारा नज़र मारी कि एक दफ़े मैं नज़र तो मारूं इन पे जो इस्टेब्लिश हो गया हुआ है। ये जो लोग कहते हैं उनके दोस्त बेचारे मोहब्बत में आके कि देखिए ना जहांगीर खान बड़ा स्ट्रेट आदमी है, वो स्ट्रेट आदमी होंगे जाती ज़िंदगी में, मैं नहीं कह रहा, खत्म हो गया, मैं नहीं, मैंने फॉर एग्जांपल दोस्तों का अगर ये ख्याल है तो दोस्त कहते हैं कि जी बड़े स्ट्रेट आदमी हैं, 1 से 6 मिले जो 20-25 साल में बनी हुई हैं। ये मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके मुतालिक 4 चीज़ें कही हुई हैं। एक, उन्होंने कहा, ये उन्होंने अपने फैसले में भी लिखा, उन्होंने कहा जी इनका ड्राइवर और इनका कुक हाजी खान और अला यार खान जो है ना, उनके नाम पे जो है ना इन्होंने पैसे इनसाइड ट्रेडिंग की। इनको पता था ये यूनाइटेड शुगर मिल खरीदने जा रहे हैं, इन्होंने उनके नाम पे शेयर खरीदे, इनसाइड ट्रेडिंग की, और ये SCCP में बिल्कुल इन्होंने कन्फेशन किया, 7 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया। सो ये फ्रॉड पहले करते रहे हैं, ये नहीं है कि ये इन पे इल्ज़ाम है, ये साबित हो गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इस बुनियाद पे इनको हम नाअहल इसलिए नहीं कर रहे कि चले मान लेते हैं कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है। SCCP ने पता नहीं क्यों मिलते, मेरा ख्याल है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके ऊपर क्रिमिनल ये चार्जेस क्यों नहीं किए। मगर उन्होंने कहा जी हम इस पे नाअहल नहीं कर रहे इनको क्योंकि ये पास्ट एंड क्लोज कि पुराना केस हो गया, जैसे उदैबिया में शहबाज शरीफ को छोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कल्पेबल नहीं थे। दूसरा, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में से मैं बता रहा हूँ जो इनके नाअहली का केस है, उसमें उन्होंने कहा जी इनकी जो ना एग्रीकल्चर उसके अंदर एनॉमलीज थी कि मिस जो है डिक्लेरेशन भी था, शॉर्ट पेमेंट भी थी कि उन्हें 2010 और 11 में इन्होंने जो ज़राती इनकम टैक्स देना था उसके अंदर काफ़ी है, मगर वो हमारा इस वक्त जुरिस्डिक्शन नहीं है, सबूत काफ़ी नहीं है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। मगर ये नहीं था कि उन्होंने वो किया, इस पे नाअहल नहीं कर रहे हम। उन्होंने कहा जी एक और इनके ऊपर लोन डिफ़ॉल्ट का भी है कि जी इन्होंने राइट ऑफ कराए हुए हैं, वो भी उसके था, किसी में 19 है किसी में 18 है। उन्होंने कहा जी चलो मान लेते हैं ये कि 2010 में इस कंपनी का ये जो फ़र्की पल्प मिल लिमिटेड थी उसके अंदर नहीं, इस पे भी नहीं कहा। मगर उनका हम नाअहल किस पे कर रहे हैं, नाअहल इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हाइड होम जो वहाँ पे था लंदन में, इसका 50 करोड़ रुपया भिजवाया गया था और उसके बेनिफिशरी यही थे, और इनकी हम बात नहीं मानते कि ये बच्चों की थी उसकी थी, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया था, उसके लाइफ लॉन्ग बेनिफिशरी यही थे। सो लिहाजा वो उसकी बुनियाद के उन्होंने किया। मगर ये बाकी सारे सवाल छोड़ के थे, बेईमानी भी उन्होंने कहा था इनकी साबित हुई हुई है, चोरी भी साबित हुई हुई है, इसके अंदर सारे चीज़ें होती। उन्हीं लूज एंड्स पे ये चीनी वाला एक केस सेपरेट है, लोग मिक्स कर जाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये सारे चीनी वाले इनके जुर्माने होंगे, वो शायद सिविल केस हों जो है, और उसमें वो फंसेंगे। होता ये है कि सेठ बच जाता है तो वो CFO, CEO, सेल्स मैनेजर वो ज़्यादा रगड़े जाते हैं कि जी इनका कसूर है। इनके जो केसेस FIA जो बुक कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के, फ्रॉड के, और ये हैं जो ऑलरेडी ये कर चुके हुए हैं। सो ये सियासी तौर पे ये जो ना वैसी गलत बात है। अगर ये इतने ईमानदार है और इतने स्ट्रेट आदमी है तो कहें जनाब मेरा गिरबान साफ़ है, आप बिल्कुल करें, मुझे बिल्कुल कोई नहीं है। ये साथ में रोज़ 40 बंदे बिठा रहे हैं, वो खाबे खाए जा रहे हैं। वो राजा रियाज साहब भी कोई बहुत नेक रूह नहीं है, कोई वो भी ये नहीं है कि फरिश्ता हैं, इधर से उधर लुढ़क के चले जाते हैं, उधर से इधर लुढ़क के चले जाते हैं, जो मर्जी अच्छी रोटी खिला के जो मर्जी वो लुवा ले। वो जो है वो नज़र आ रहा होता है पीछे कि पावे खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। रोज़ आज 38 बंदे हो गए, 40 बंदे, ये कोई तरीका है? आप ये मुल्क के ये क्या बात है? ये आर्गुमेंट के खिलाफ है। और प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल ये वाला भी मिलना कि इनसे मिलना भी बिल्कुल नहीं तुक बनते हैं। उनके जी जनाए आप अपनी अदालतों से वो करें।
मानने का मतलब ये है कि उनकी FIA, इनको बुलाने का मतलब ये है कि उनकी FIA जो है वो फेयर नहीं है, वो सिर्फ अपोजिशन के लिए रखी गई है, अपने लोगों पे जब आती है तो वो नहीं है। और दूसरा, इतनी आपने अपनी चीनी की इंक्वायरी करवाई है, इतना आपने सारे इतनी तकरीरें की हैं, उसके बाद नहीं मिलना चाहिए, कमजोरी नहीं दिखाई जा सकती। बिल्कुल ठीक है क्लास साहब, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं जहांगीर तरीन की जानिब से, और वो जो प्रेशर एलिमेंट है, 40 अरकान उन्होंने कहा है कि जी एक तरह से इंडिकेट किया है, और दूसरा कंडीशंस भी रख रहे हैं कि मुलाकात करूंगा, कमेटी नहीं बनाई जाए, मैं 1-on-1 करूंगा, या मतलब मैं अकेले वजीर आजम से मुलाकात करना पसंद करूंगा। तो वो इस स्टेट में हैं इस वक्त, किस तरह की कंडीशंस रखें और उनकी कंडीशंस को सुना जाएगा? आमिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन खान साहब जो है ना, जब क़याम का वक्त आता है वो सजदे में गिरते होते हैं। उनकी बैकग्राउंड, उनका हिस्ट्री उनकी वही है। वो ये तो कहते होते हैं दोनों ही खान है ना, किस खान की बात करें, जहांगीर खान और इमरान खान, मुकाबला खानों का ना। मैं इमरान खान साहब अब ये अपने खान साहब, इमरान खान साहब में बड़े बड़े दावे कहते हैं। आमिर साहब भी उस दिन कह रहे थे जी वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते। अभी आज आमिर साहब बिल्कुल आज खुद ही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। मतलब राजा रियाज हुई जी, मतलब राजा रियाज को पीपल्स पार्टी में पूछते कोई नहीं था, नाम ही नहीं था उसका, कोई राजा रियाज टाइप बंदा है नहीं है। अब वो इतनी बड़ी चीज हो गई कि नो हिज ट्रेडिंग बिटवीन इमरान खान साहब, एक खान अखलाकियात का पैगंबर, वो सबसे ज्यादा जनाब इस वक्त बता रहे हैं कि हमारे जहांगीर तरीन साहब, ये सारे बात हुई कि सारे फ्राडिया इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। अपने अपने इनके पेट्रोनेज यहाँ कल्चर है, ट्राइबल कल्चर होता है कि जो सरदार ने कहे, जो सरदार बंदे मारे, वो सरदार यहाँ पे आके बस्तियाँ उजाड़ दे, लूट ले, खवातीन को उठा के ले जाएं, ये जैसे लुटेरे करते रहे यहाँ हिंदुस्तान के साथ जो कुछ होता रहा, या तारीख में जितने भी यहाँ हमलावर जाते थे, वो कहते सरदार ने कह दे कि वो कल को सरदार बैठते फिर तमाम लोगों की बराबर की बूटी या माले गनीमत एक एक को वो उस डिस्ट्रीब्यूट का, सरदार का ये कल्चर था ना। अब उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को सरदार बना लिया, जनाब राजा ये जो है रियाज साहब हैं, और इमरान खान साहब जो हैं, इनके भी अपने दो सरदार हैं। एक आजम खान साहब हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनसे लड़ाई है। असल लड़ाई ये चीनी की नहीं है ना, अवाम के लुटने की है। ये सारे ईगोस का खेल है। यहाँ पे एक वो बैठे, हमारे पश्तो खान बैठे हुए हैं। ये लड़ाई बेसिकली पठानों के, हमारे भाइयों की मादरत के साथ। एक हमारे सराइकी पठान है, एक हमारे पश्तो पठान है। अच्छा, पश्तो पठान जो अपने को सुपीरियर समझते हैं कि वी आर द रियल मार्शल रेसेस, क्योंकि हम पश्तो बोलते हैं। हमारी साइड के जो पख्तून भाई हैं सारे, वो क्योंकि सराइका ही वो हो चुके हैं सारे, उनकी नस्लें जो हैं वो हो चुके, लोकलाइज्ड हो गए। सो ये जो पश्तून पठान है, वो सराइकी पठान को वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के तौर पर ट्रीट करते हैं। ये लड़ाई पहले से है, आज भी आप देखें, किसी से सुन लें, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे पख्तून भाई हैं, वो सराइकी पठानों को वो वेटेज नहीं देते, वो उतनी उनकी वो नहीं समझते। सो वो जो यहाँ पे अगेन इस्लामाबाद में बैठे, पता नहीं उन्होंने कैसे इमरान खान साहब को कैसे उन्होंने टॉलरेट किया। वो भी तो आपको पता है, पश्तो पठान तो वो भी नहीं है, वो तो न्याजी पठान है सारे। सो ये जो लड़ाई शुरू हुई थी आजम खान साहब की, आजम खान ने साथ में मिलाया हुआ है जो इनका जार है, जिसका नाम उसका आप कह सकते, ये जो हैं अब शहजाद अकबर साहब। आपको याद होगा जो रोल यहाँ पे उसका सैफुर रहमान का था, एग्जैक्ट शहजाद अकबर का है। अच्छा, सैफुर रहमान माचो टाइप था, हटो बच्चो लुको, ये थोड़े से मीसने टाइप हैं। ये मतलब शहजाद अकबर साहब है ना, ये मीसने टाइप हैं, इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, ऐसे करेंगे, हालांकि इंटेलिजेंट आदमी, फाइलें पढ़ते, काम शाम करते हैं। सो ये जो इसे डेडली कम्बिनेशन बना हुआ है, इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि आपकी पीठ में छुरी मार रहे थे जहांगीर तरीन साहब। ये लड़ाई बेसिकली आजम खान से शुरू हुई है सर, इनकी दोनों की। अच्छा। इनकी आजम खान साहब की और ये हो गया हमारे सराय की पश्तून भाइयों की लड़ाई शुरू हुई है वहाँ से। क्योंकि ये जो है हमारे ये जहांगीर तरीन साहब, इनने डिक्टेट करना शुरू कर दिया, आजम वो आजम ये करो, आजम वो करो। इनका स्टाइल है ना, न्यू टू वेल्थ है ना, नौ दौलती है ना माशाल्लाह, ये भी इनका ये दूसरे ये करो वो करो। तो एक दिन वो सामने उन्होंने तो किंग मेकर थे ना, वो समझ थे मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा, लाए भी तो वही थे ना, बेसिकली तो वही लाए थे इनको यहाँ पे। उन्होंने इमरान खान साहब से मिलवाया था, क्योंकि तरीन साहब के बारे में कहा गया था इन्होंने माइंस वगैरह को ली थी। उस वक्त सारे लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे थे केपी में। उस वक्त तो मार धाड़ इकट्ठे हो रही थी। लड़ाई तो यहाँ पे शुरू हुई जब ये बड़ा केक आया है, उसमें से सब ने कहा कि इस केक में से हमारा हिस्सा क्या है। जब तक केपी में थे तो छोटे मोटे केक खा रहे थे मिलके, माइंस ले रहे थे, ठेके ले रहे थे, वहां से पैसा बन रहा था, माल बन रहा था। सो आजम खान साहब ने एक दिन इमरान खान साहब के सामने कह दिया, जब इन्होंने अपनी उन पे रोब झाड़ा, हमारे इन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने, उन्होंने कहा भाई साहब इस मुल्क में दो वजीर आजम नहीं हो सकते, एक वजीर आजम साहब ये बैठे हुए हैं, एक आप आते हैं एक्टिंग करते हैं वजीर आजम बनने की, मैं इनकी मानूं या मैं उनकी मानूं। तो एक होता है ना, खान एक तो नहीं हो सकता, सरदार एक ही होते, ट्राइबल तो एक ही चीफ होते। वहां से लड़ाई शुरू हुई है इनकी सारी। जितना कुछ भी इनके बाजू मरोड़े जा रहे हैं ना, इनके ये मसूफ है हमारे ये तरीन साहब, बेसिकली ये सारे के सारे ईगोज का खेल है जो इनको फिक्स कर रहा है
बैठ के आजम खान वाया शहजाद अकबर के या उसके सैफ रहमान जो उनका मौजूदा दौर का है, एक चीज़ ये। दूसरी मुझे खान साहब ये बताएं, ये किस बुनियाद पे 40 लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, एजेंडा क्या है मीटिंग का? कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो सकते 6 केसेस में अदालत में मेरे चल रहे हैं हुकूमत के साथ, तो मेरे साथ भी टाइम देंगे? फिर तो हर एक को इमरान खान साहब टाइम देना। बैठ के एक तरफ आपने इतने बड़े बड़े केसेस उन पे निकाले हुए हैं, रोज़ आप शुगर माफिया कहते हैं, फिर कहते हैं बात भी हो सकती है, राब्ते भी हो गए, मुलाकातें भी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि आपको लगता है कि आपका इक़्तिदार जो है वो ख़तरे में है। और प्लस जो बात आमिर ने की, हम भी आके कह चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब का करैक्टर देखें, जो सबसे ज़्यादा स्टेट हैं, इन्होंने अपने घर के मुलाजमों के नाम पे अकाउंट बनवा के लोगों को लूटा है। हाजी खान और अल्लाह यार खान, ये नाम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है। इन्होंने किया क्या? कोई बंदा करते थोड़ा सा डिग्निटी वाला, ऑनर वाला, पैसे वाला बंदा, और 7 करोड़ रुपए के इन्होंने उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया, इन्होंने मिल बेची वगैरह जो भी इन्होंने खरीदी थी सारी। आमिर साहब पूछ रहे थे बच कैसे गए थे? ये उस वक्त मिनिस्टर, उस वक्त भी इसी तरह बच गए थे। जनाब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, शौकत अजीज साहब जो हैं वो मसरूफ उस वक्त वजीर आजम थे। 2006-7 में ये आया SCCP के पास स्कैंडल। आप पता क्या कह रहे हैं कि ये स्कैंडल ऐसे उसको भेज दें, SCCP को भेज दें, क्योंकि वहाँ हम आके मैनेज कर लेते हैं। इनसे ये पूछें जहांगीर तरीन साहब से, 2006-7 में जब आप पकड़े गए थे वहाँ पे फ्रॉड करते हुए, अपने घर के मुलाजमीन के नाम पे आपने जाली अकाउंट बनवाए और उन बेचारों को 20,000 रुपये तनख्वाह दे रहे थे, और उनके अकाउंट में आप 7 करोड़ पे ट्रांसफर करा के उनसे चेक पे साइन करके खुद निकलवा रहे थे पैसे। जरा ये बताएं उस वक्त उस केस का क्या बना था? उसकी 14 साल सजा थी। आप अपने शेयर होल्डर्स को फ्रॉड करें, जो इन्होंने आके जहांगीर तरीन साहब ने फ्रॉड किया था, जिनसे आके मिलेंगे, मुलाकातें फरमाएंगे इमरान खान साहब उनसे बैठ के, उसकी सजा 14 साल थी। इनको जो ही पता चला ना, उन्होंने आके SCCP ने एक लेटर लिखा कि भाई साहब आप तो फ्रॉड कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप तो लोगों को लूट रहे हैं यहाँ पे अपने घर के मुलाजमी। भैया फौरन पहुंच गए, इनको माफ़ी दे दो। और माफ़ी किस चीज़ पे? डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सारा, वजीर थे ये पता है माफ़ी किस चीज़ पे हुई। जहांगीर तरीन साहब ने कहा जी मैंने 7 करोड़ रुपया लूटा है, ये खुद माना इन्होंने कि मैंने 7 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाई है, मैं आपको 7 करोड़ रुपए वापस करता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। चलो उन्होंने कि 7 करोड़ दें। उन्होंने फिर कहा कि जनाब आपके हमारे वकीलों पे 20 लाख रुपए ये भी लगी थी, फीसें लगी थी। इन्होंने कि जनाब मैं 20 लाख रुपया भी देता हूँ। उन्होंने अपने कागज़ पूरे करने के लिए इन पर जुर्माना भी किया, मेरा ख्याल है 50 लाख समझ 1 करोड़ रुपए का। 8-10 करोड़ रुपया दे के इन्होंने वो केस सेटल किया था, पहला फ्रॉड। आज दूसरे फ्रॉड का कहते हैं ये भी SCCP को भेज देंगे, 8-10 करोड़ रुपया दे के मैं वहां से मैं आगे छूट जाऊंगा। तो इमरान खान साहब अगर इन 40 लोगों से मिलते हैं तो इससे बेहतर है फिर वो नवाज शरीफ को गले लगा लें, फिर वो शहबाज शरीफ को लगा लें, फिर आसिफ अली जरदारी में क्या बुराई है? ठीक है, बयानिया कहाँ गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और इसके अलावा जब फंड्स एलोकेशन की बात आती है तो PTI गवर्नमेंट फंड्स एलोकेशन में प्रायोरिटी देती है ऐसी चीज़ को जो इस वक्त मेरे ख्याल से और पूरी जो पाकिस्तान की आवाम है उसके ख्याल से उसको नंबर 1 पर नहीं होना चाहिए कि कोरोना की वबा है और जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, सेहत इस वक्त पूरी दुनिया में सबके लिए अहम मसला है। इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मद्दे मुकाबिल में एक बार फिर खुशामदीद, और बात करेंगे जो सियासी मंजरनामा थोड़ा सा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तब्दीली परमानेंट तब्दीली है या 1-2 दिन की तब्दीली है? आमिर मतीन साहब, आज एक डिस्प्यूटेड किस्म की जो एक ज़मानत हुई जिस पे बड़ा हल्ला गुल्ला रहा और नून लीग की जानिब से भी मौक़िफ़ आता रहा, बहरहाल वो ज़मानत हो गई, रिहाई हो गई। अब उसके बाद शहबाज शरीफ सियासत में मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और नून लीग की जानिब से कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं। ये शहबाज शरीफ का जवाब जो है ना ये बहुत अच्छा तरीके से देंगे, इनके पास बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है उसकी। मैं थोड़ा सा वो जो है ना पिछला ही जो चल रहा था ना जहांगीर तरीन साहब का एक थोड़ा सा बीच में रह गया था, क्लास साहब ने जो जिक्र किया कि जो SCCP से बच गए थे कि हमारे यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हम ये जुमला ये सही मजाक उड़ाते हैं कि किसी को नहीं समझ आता है कि जनाब ये मफादात का टकराव क्या चीज़ है। तो वो उस वक्त वजीर थे, SCCP की क्या जरूरत थी उस ज़माने में कि उनके खिलाफ जाते हैं। और लोग ये भी भूल जाते हैं। मैं आज देख रहा था खुसरो मुख्तार साहब जी, मैं जी शुगर बोर्ड से ना मुझे प्राइम मिनिस्टर को कि जी उसमें नहीं बनूंगा, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, अब उनको फाइनली ख्याल आ गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कोई चीज़ होती है, मफादत का टकराव है। जब वो छोटा भाई वहाँ पे पंजाब के अंदर दे रहा था और बाकी चीज़ें उस वक्त ख्याल नहीं आया था।
तो मुझे ये ख्याल आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने फराख दिली से उनकी वो डिमांड कबूल कर ली कि ये 5 साल तक जो है जहांगीर तरीन साहब इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर रहे। मुझे नहीं याद पड़ता किसी जगह पे इन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज़ किया गया। उसी दौरान में मुशर्रफ के दौर में 5 साल के लिए जो इनके फर्स्ट कज़न जो हुमायूं अख्तर वो कॉमर्स के इंचार्ज थे, कॉमर्स इंडस्ट्री वो किया गया था। बाद में क्या क्या वहाँ पे बैठ के ये चीनी की ओवरनाइट इसी दौर में कीमत नहीं बढ़ी है, ये अब 26 से 50 पे भी गई थी। और ये कैसे गई थी उसको भी किसी को देखना चाहिए कि वो पुराना अगर ये जाएंगे ना चीनी की हिस्ट्री में, ये काफ़ी पीछे बात चली जाएगी। मुझे इसलिए ये बोला आ जाता है कि ज़ाती तौर पे इनको और मुझे क्लास साहब को पता है कि हारून अख्तर साहब के किस तरह ये मिलके खेलते हैं कि एक आधा कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पार्टी उस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये मुफादत के लिए सियासत में आते हैं। हारून अख्तर साहब की क्लास साहब ने और मैंने एक स्टोरी की थी कि इनको सवालनामा भेजा कि सस्पिशियस जो है ना ट्रांजैक्शन का एक रिपोर्ट आई है BR के बाद कि इतने पैसे आए हैं, उसकी वो नहीं है। अब हमने इनको सवालनामा भेज दिया, ओहो पूरे पाकिस्तान से सिफारिशें, इधर से सिफारिशें, उधर से सिफारिशें, ये सिफारिशें आ गई कि जनाब बस रुक जाए। हमने कहा जी जवाब भेजें। इस दौरान में पता चला जी वो FPR के बादशाह लग के आ गए। उन्होंने ना नवाज शरीफ को हालांकि मायूं अख्तर वगैरह से थी दुश्मनी, और ये PTI के अंदर वो गए। हारून अख्तर साहब जी इंचार्ज लग के आ गए FBR के, और वो हमें बताया गया जो हमारे सोर्सेज थे उन्होंने कहा जनाब वो अब वो आपने जो स्टोरी की थी उन्होंने पहले दिन ही आके वो स्टोरी फाइल मंगाई है और वो आज तक वो मामला क्लियर हो गया। तो ये होता है जब आप वज़ीर होते हैं तो ये इस तरीके से ये फाइलें भी ठीक होती हैं, इस तरह से मामला ठीक होते हैं। मैं लास्ट जहांगीर तरीन का कहता हूँ, ये शहबाज शरीफ की बात करेंगे कि ये जो है ना इस वक्त अखलाकियात का सबसे बड़ा जनाजा ये है कि अखलाकियात का पैगम्बर जो है ना इस वक्त राजा रियाज बना हुआ है। राजा रियाज साहब की हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी में भी, जब ये समझते थे कि मुझे वजारत नहीं मिली तो ये हर 2 महीने बाद एक आधा इस तरह का बयान दाग देते थे, या ये कह देते थे कि जनाब वो जो मुझे ये ना मिला तो मैं यूँ कर दूंगा। तो ये उनका पुराना तरीक़ाकार रहा है, ये उस पर नहीं है। और मैं समझता हूँ इनके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का ये जो 40 बंदे हैं सीधा मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि अदालत में तो ठीक है आप जितने मर्जी बंदे लेके चले जाते हैं। इस वक्त हो रही है इन्वेस्टिगेशन, इस वक्त FIA बुला रही है, और ये मैं समझता हूँ अदालत को भी देखना पड़ेगा कि ज़मानत देते वक्त देते हैं कि मेरी ज़मानत इसलिए ले ली जाए कि जनाब मैं तो हाजिर हूँ। ये FIA की उस पर ना हाजिर हो रहे हैं, इनको बुलाया गया था इन पर्सन लास्ट पेशी के अंदर कि आपको 3 दफ़ा बुलाया है, ना वो आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, ना आप खुद वो आ रहे हैं। अब आपने इन पर्सन आना है, इन्होंने उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया कि मैं नहीं गया, अपनी कागजात भेज दिए। अब ये पेश नहीं हो रहे। जब पुलिस बुलाती है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाती है उस वक्त ये 40 बंदे नहीं जा सकते। नवाज शरीफ की वो जो बबलू साहब की उनके बेटे की जो हुसैन साहब की जो तस्वीर आई थी अकेले बिठाया हुआ है, उस वक्त अकेले बैठना पड़ता है। जब FIA बुलाए, नैब बुलाए, पुलिस बुलाए, ये इन्वेस्टिगेशन के लेवल होता है, उस वक्त आप ये 40 बंदों का जत्था भी नहीं लेके जा सकते और इन 34 बंदों को यूज़ करेंगे तो उन तमाम को उनको पता है कि फॉर एग्जांपल उनको ये जो ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो राजा रियाज साहब को पता है कि इन्होंने इसमें कहाँ पैसे खाए कि नहीं खाए, वो कैसे गवाही दे सकते हैं? उनको पता ही नहीं है कि जो FIA को पता है, जो FIA ने सवाल देने हैं वो ऐसे ही है। वो बाद में ठीक है सपोर्ट के लिए आप पॉलिटिकल जाते हैं, मॉरल सपोर्ट के लिए भी जाते हैं, मगर आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा ख्याल है इन 40 के 40 लोगों पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का मुकदमा होना चाहिए। कि किसी मुल्क में भी ऐसे नहीं होता कि आप 40 बंदों को खाबों पे बुला के आप कहें जी मेरी आप तफ्तीश नहीं कर सकते, कि मजाक बना हुआ है। ठीक है क्लास साहब, जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने कहा कि आपके पास कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी है और आप आने वाले दिनों की सही मंजरकशी कर सकते हैं कि नून लीग को रिलीफ मिला है शहबाज शरीफ की ज़मानत और जो रिहाई का हुक्म है उसकी सूरत में, और PDM का कुछ बनने वाला है आने वाले दिनों में। आमिर साहब ने जो भी उनकी कहानी सुने हारून अख्तर की, इन्होंने सिर्फ एक आई बर्ड व्यू दिया है उन्होंने, वो बड़ी खौफनाक स्टोरी है। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ को तो हम वो शहजादे हैं, बादशाह इस मुल्क के जनाब, उनका जेल में जाना, आम आदमी का जेल में जाना बड़ा फ़र्क है। वो तो वो जाते हैं ना, जैसे स्विट्ज़रलैंड गए थे, वो वहाँ अजमेर रोड की सैर करने गए थे। वो तो पाकिस्तान में जेलें थोड़ी होती हैं, ये तो 5 स्टार होटल में रहते होते हैं। 5 दिन बंदा जेल में रखे ना आम कैदियों वाला हिसाब के साथ। फिर देखें एक दफ़ा मैंने पूछा, अनवर मजीद थे ये जो ये समधी हैं, ये शौकत तरीन के, इनके समझे इनके बच्चों की शादियाँ, ये बड़े बड़े ये फ्राडिया जो है ना, बड़ी जगहों पे ये बड़ी सोच समझ के शादियाँ करके रखते हैं कि कल को काम आएंगे। अनवर मजीद जो 40 बिलियन रुपीज़ के वो फेक अकाउंट में मुलज़िम है, उसके बच्चे मुलज़िम हैं, जो आसिफ अली जरदारी का फ्रंट मैन है, टाउट है,
वो समझी है शौकत तरीन का इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर का, ओमनी जरा ग्रुप जहन में वाले। रखें। ओमनी ग्रुप नहीं समझ आता, लोगों को नहीं समझ आते, उनको नाम बताने पड़ते हैं। और सिल्क बैंक का भी काफी सारा जो गन पड़ा हुआ है उसके अंदर ओमनी के ही से रिलेटेड है वो अच्छा भी। उनके जरा देखें, सो ये बड़े बड़े लोग रखते हैं। अब शौकत तरीन साहब का समधी जो है वो आसिफ अली जरदारी का टाउट या फ्रंट मैन है, जिसने 40 बिलियन रुपीस का फेक अकाउंट पे किया हुआ था। सो एक दूसरे को बचाते हैं साहब, जरा उन्हें पता हो इन्वेस्टमेंट होती है। बच्चों की शादियां ये पॉलिटिकल मैरिजेज होती हैं, ये जितने बच्चों की शादियां हो रही होती हैं ये कोई अंडरस्टैंडिंग मोहब्बत प्यार से हट के ये मोस्टली ये पॉलिटिकल ये शादियां होती हैं, फ़ायदे नुकसान देखे जाते हैं, कल को मुझे कौन कहाँ से बचाएगा, ये सारे वहाँ पे चीज़ें हैं। हमायूं इन्होंने जो उसकी बात की हारून ना, अख्तर। हारून अख्तर की, वो बड़ी अहम है। इन मसूफ पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस, आमिर साहब ने कहा था ना एक केस आया था, आम आदमी को पता क्या केस आया था, इन पे जनाब मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे जो इन्होंने, इनके भी नाम थे, इनकी फैमिली के भी नाम थे, और 100 वहां पे मेरे 179 केसेस मेगा स्कैंडल पेश किए गए थे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिस्ट पेश की गई, तो उसमें भी वो स्कैंडल शामिल था कि इन्होंने बैठ के, हमारे पास आमिर मतीन साहब के पास वो स्टोरी आ गई, कहीं से पूरी फाइल आ गई, दुनिया जहां का वो जिरगा लेके पहुंच गए थे कि जनाब मेहरबानी करें ये स्टोरी ना करें, अच्छा ये स्टोरी मत करें। वो दबाव आना शुरू हो गया, मालकों पे आना शुरू हो गया, मालकान ने हमें मिन्नत तरले शुरू कर दी, ओ जी मारे जाएंगे, वो फलान। वजह क्या थी कि वही वाला उनका आपस में कोलाबोरेशन, ये जो यहाँ इलीट कैप्चर है, इलीट कैप्चर ने अपने आप को वो स्ट्रांग किया है ना इन्होंने सारा। तो मसूफ ने जिस महकमे के मुलजिम थे, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, FBI, उसी के जाके बास लग गए, उन्हीं को नवाज शरीफ साहब ने लगा दिया, हारून अख्तर को उन्होंने बास लगा दिया। और कुछ अरसे बाद वहां पे कमर जमा चौधरी साहब ने लॉन्ड्री शॉप खोली हुई थी, नवी बिल्कुल चेयरमैन नायब ने, वो केस ही फारिग हो गया। ये इनसे इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ, वही हारून अख्तर जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था, जिस पे केसेस थे, उसको इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी में शामिल कर ये ऑलमोस्ट उसको दोबारा FBI और उसका फाइनेंस का ला रहे थे। एक तरफ जहांगीर तरीन, मतलब दूसरी साइड देखते हैं, एक तरफ जहांगीर तरीन ने मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ा गलत किया, हमसे ज्यादा किसने ज्यादा बातें की, हम तो कर रहे हैं, हालांकि हमारे जाती तल्लुकात रहे हैं उनसे बड़े अच्छे, उनसे जहांगीर तरीन साहब से, लेकिन हम उन पर बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि हारून अख्तर की ये मनी लॉन्ड्रिंग हलाल मनी लॉन्ड्रिंग थी, मिलियंस ऑफ डॉलर से, और जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जनाब हराम है। वही वाली बात है, जो हमारे साथ है वो दुनिया को कत्ल कर दे, वो दुनिया को लूट ले, वो जो चाहे कर ले, लेकिन जो हमारा मुखालिफ है वो 40 बंदे भी लेके आएगा तो अभी उसको माफी नहीं मिलेगी जनाब। तो ये तो यहाँ पे ये यार्डस्टिक एक ही होनी चाहिए। और बात करेंगे ई वोटिंग के हवाले से इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब, बिफोर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है वोटिंग के हवाले से और उसके अंदर बड़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, उससे पहले ज़रा क्विकली एक और मसला है जो कि तवज्जो तलब है। वजारत हाउसिंग ने इस्लामाबाद में फातिमा जिन्ना हॉस्टल खाली करने का नोटिस दे दिया है और बहुत सारी जो वर्किंग वुमेन है वो इस वक्त इस परेशानी का शिकार हैं कि कहाँ जाएँ, किस तरह से अपने आप को मैनेज करें। बड़ा मसला है। तो खवातीन की बड़ी तादाद ने इमरान खान साहब को वोट दिए और डट कर दिया कि खान आएगा और पाकिस्तान बदलेगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जलील अगर कोई हो रही है ना, वो वर्किंग वुमेन हो रही हैं, और वो भी इस्लामाबाद में हो रही हैं। इमरान खान साहब के दौर में ये सारे के सारे जाते होते थे यहाँ से, ये काफ़िले के काफ़िले से फातिमा जिन्ना हॉस्टल से खवातीन के इमरान खान साहब आएंगे और हमें वो पता नहीं कौन सी उन्होंने जन्नत की टिकटें लेकर देनी थी। सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई जलील हो रही हैं, यहाँ पे अगर सख्त लफ्ज़ है, सॉरी, तंग हो रही हैं, दर बदर हो रही हैं इमरान खान साहब के दौर में, वो खवातीन हो रही हैं, वर्किंग वुमेन हो रही हैं। या फातिमा जिन्ना ये है, या वर्किंग हॉस्टल है, ये तारिक बशीर चीमा साहब को दाद दें और कोई काम किया हो, और हालांकि ख़ानदानी आदमी है, जट आदमी है, जट आदमी से आप तवक्को करते हैं कि किसी की माँ बहन को दर बदर करेगा, उनको नोटिस भिजवाएगा। मुझे बड़ी उम्मीदें थी इससे तारिक बशीर चीमा साहब से कि जट हैं, अपने आप को वो माचो टाइप भी समझते हैं कि हम जट आदमी ने देखा नहीं, अपने ख़ानदान को टिके लगवा लिए और उनके लिए सिर्फ अपने ख़ानदान की ख़वातीनियाँ, ये अपने ख़ानदान की नहीं है, ये नहीं है अपने ख़ानदान की। आपने बड़ा अच्छा किया, अपने बहू बेटियों बहनों को सबको लगवा लिया, इंजेक्शन लगवाया, बड़ा अच्छा किया। वो जितनी आपके लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे लिए भी आपकी माएँ बहनें मुअज़्ज़ज़ हैं जनाब, ये भी किसी की माएँ बहनें हैं। हर तीसरे महीने इनको तारिक बशीर चीमा को और हाउसिंग या मिनिस्ट्री को कोई काम नहीं है, इन्हीं खवातीन को सारी वर्किंग वुमेन सड़कों में बैठी हुई हैं इस वक्त, उनको निकाला हुआ है, उनको नोटिस दिए हुए हैं कि कमरे छोड़ें। भाई वो आपके सरकारी अफसर हैं यहाँ पे, आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे 100-150 खवातीन को, अब ये बेचारी अगेन कोई वहाँ से ट्राइबल एरिया से आई हुई है,
कोई KPK से आई हुई है, कोई बलोचिस्तान पर किसी प्रोजेक्ट में नौकरी है, कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है। ज़रा इनका समझा दें, ये जो 100-150 खवातीन को, लड़कियों को आपने नोटिस जारी कर दिए, रात को पैर में निकालें और यहाँ से घर छोड़ें, कमरे छोड़ें, किधर जाएंगे? अपने लिए आपने यहाँ महल रखे हुए हैं, अपने लिए यहाँ पे कोठियाँ बनाई हुई हैं, अपने लिए आपने पता नहीं क्या कुछ आपके लिए है, वो आपको किराए देते हैं। अब उन्होंने हमें अप्रोच किया है, उन्होंने कहा हम हर जगह जाते हैं, मीडिया वाले कहते हैं खबर नहीं बनती हमारी, क्योंकि तारिक बशीर चीमा जो है एंड कंपनी, ये जट साहब जो हैं, ये लोगों को मैनेज करना जानते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, मैनूवर किया जाता है इसको ये सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा ब्राइब तो सहाफ़ी होते हैं कि हमारे खिलाफ खबर नहीं आनी चाहिए। सो इमरान खान साहब ये पूरा क्राउड जो है ना बैठा आपको बददुआएं भी दे रहा है, इन्होंने जो हरकतें इन्होंने की हैं। अच्छा फिर होता क्या है, ये बेचारी लड़कियां जाती हैं सर मिनिस्ट्रीज़ में, एक एक बंदे की सिफारिश ढूंढती हैं, अगले से वहाँ पे दर्जनों लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ गलत तरीके का मिस ट्रीटमेंट किया जाता है। मिनिस्ट्री में अलहदा लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे ये धक्के खाती हैं, आम आदमी से अलहदा जाके उसमें एक्सप्लोटेशन फेस करती हैं। अच्छा माँ बाप जो हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किल से इसलिए इजाज़त दे देते हैं लड़कियों को कि चलें इस्लामाबाद है, वहाँ पे एक वहाँ पे एक विमेन हॉस्टल है, बड़े वेमेन हॉस्टल है। अच्छा accommodation मुझे है। बताएं 150 लड़की को आप निकाल के तारिक बशीर चीमा साहब एंड कंपनी या उसके इमरान खान साहब हुकूमत निकाल के ये कहाँ पे जाएं, शहर में किधर रहें? आप मुझे समझाएं। यहाँ पे कोई ऑलरेडी वर्किंग हॉस्टल हैं जहाँ पे कोई सेफ हूँ, इनके सिक्योरिटी के मसले हैं, इनके रहायश के मसले हैं, उनके खाने के मसले हैं। आपको थोड़ा सा खुदा का खौफ करें। जो घर में मतलब है, जो आपके घर में माएँ बहनें बैठी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं की इज्जत है, उन्हीं की आनर है, उन्हीं की डिग्निटी है। और किसी की माँ बहन अगर बाहर निकल के आ गई है, वो नौकरी करने जाती है, वो वर्किंग वूमेन है, वो जॉब करती है, ना उसकी इज्जत है, ना उसकी डिग्निटी है, ना वो किसी उसमें सरकारी उसमें हॉस्टल में रह सकती है। अगेन सो मेरी इमरान खान साहब से उनकी माननी तो नहीं है, डरते हैं वो, चौधरी से भी डरते हैं, नहीं उन्होंने मर्जी है अपनी करनी मर्जी है। और मैं ज़रा चौधरी परवेज अली साहब और उनके और जो हमारे सियासी गाड फादर हैं चौधरी शुजात साहब, आप तो बड़ा बहनों बेटियों वाले लोग हैं ना, आप तो बड़ी इज्जत करते हैं, आपका तो एक अपना एक समझा जाता है। आपकी वजारत का वजीर, ये आपकी वजारत है, PMLQ के हिस्से में आई हुई है। अपने ज़रा चीमा साहब को ज़रा बिठाएं, ज़रा उनकी काउंसलिंग करें थोड़ी सी। उनके किसी की माँ बहन बेटी अगर नौकरी करने आ गई है, अगर उसने बड़ी मुश्किलों से इजाज़त ले ली है, उसको कोई सरकारी तौर पर अगर हुकूमत ने कोई वहाँ पे हॉस्टल दिया हुआ है, वो वहाँ पे रह रही हैं, तो उनको इज्जत के साथ रहने दें। आप जट लोग हैं, हर बात पे ये बड़ा बताते हैं हमें। चौधरी परवेज अली हमें बड़ा बताएगा, चौधरी शुजात बताएगा, उसके बच्चे बताएंगे, और फिर हमें चीमा साहब बताएंगे कि हम बड़े जट, हम बड़े ख़ानदानी लोग, लोगों की माँ बहनों की इज्जत करने वाले। ये आप इज्जत कर रहे हैं लोगों की। मैं 150 इस वक्त ये जो लड़कियां जो है ना वो बाहर बैठी हुई हैं और हर तरीके से उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इट। अदालतों में जाए तो इनको वहाँ से कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं। ये क्या तरीका है कि आप 3 महीने बाद नोटिस भेज देते हैं कि आपको हॉस्टल से हम निकाल रहे हैं। वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इट। हम इसको मंडे वाले दिन फिर इस पर फॉलो अप लेंगे, इसे मिनिस्ट्री से भी बात करेंगे कि अपना वर्जन दें, और इमरान खान साहब के ऑफिस में भी बात करेंगे। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ तो आप लड़ रहे हैं, ज़रा मेहरबानी फरमाएं। ये उन्होंने आमिर साहब दर्जन भर लड़कियों ने यहाँ रोते हुए फ़ोन किए, उन्होंने कहा आप बताएं हम घर वालों को कैसे बताएं, और शहर में कहाँ पे जाके हम। अच्छा तनख्वाहें कितनी हैं? 30,000, 40,000, 50,000। वाक़यात को इसलिए भी करते हैं कि ये एक नहीं हो रहा, ये हर शहर में हर जगह पे ये हो रहा है। ख़वातीन के लिए वैसे ही बड़ी महदूद जगह है, और जो काम कर रही हैं वैसे ही इस्लामाबाद में किसी बड़े शहरों में वुमेन हॉस्टल हैं ही बड़े थोड़े, इक्का दुक्का तिक्का होते हैं। एक ही है सर, और बाकी जगह एनवायरनमेंट नहीं है, माहौल नहीं है। अगर बजाय इसके के बढ़ाने के जहाँ हैं भी, वहाँ भी ये सिंबॉलिक होते हैं। इसलिए और सर, खवातीन के 2 बड़े मसाइल होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है और इसके अलावा उनकी रिहाइश होती है। यही 2 चीज़ें अगर नहीं सिक्योर कर सकें तो फिर उनका काम करना पॉसिबल ही नहीं मैं होता। यहाँ पे राबिया, मुझे 22-23 साल हो गए, ये पहली मैं हुकूमत देख रहा हूँ जो हर तीसरे महीने इनको खवातीन को लड़कियों के हॉस्टल में ना हर तीसरे छठे महीने ना इनको नोटिस भेज। तारिक बशीर चीमा साहब को कोई वो सैडिस्ट टाइप आदमी है, उन्हें लोगों को अजियत दे के तंग करके को उनको मज़ा आता है। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई उनको साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हर बंदा उनसे कंप्लेंट लेके फिर रहा है, वो यही कहते हैं मैं सारे उन्हें सीधा कर दिया गया। वो यहाँ पे इस्लामाबाद में वो वजारत चलाने नहीं है, लोगों को सीधा करने के लिए। मुझे शिकायत जो हो रही है वो चौधरी परवेज लाई और उनसे हो रही है, ये चौधरी शुजात से हो रही है। भाई आप तो बहु बेटियों वाले लोग हैं, आप बड़ी बातें करते हैं, हमें बड़े बड़े भाषण सुनते आते हैं, अपने ख़ानदानी होने के दावे करते हैं, खवातीन की आप इज़्ज़त की बातें करते हैं। यहाँ पे हर दफ़ा आपका वजीर उठता है, वो बैठ के इनको नोटिस करके 150 लड़की फिर दोबारा वो रोड पे। अभी देखिएगा ये पूरा अगला 15 दिन महीने ये बेचारे ये सड़कों पे मार्च फरमाएंगी। यहाँ पे इनके बहुत सारी वो होंगे रो पिट के। उन्होंने ये ऐलान किया कि वो धरना दे रही हैं चौक में, डी चौक में अगेन। जो अब यही तरीका रह गया, इसके अलावा यहाँ पे काम होते ही नहीं कि डी चौक में जब तक आके आप नहीं बैठेंगे, ट्रैफिक नहीं रोकेंगे तो मसला नहीं होता। नर्सों का भी ऐसे ही होता है, डॉक्टरों का भी ऐसे ही होता है, टीचरों का भी ऐसे अच्छा ही मजे होता की है। बात है, सेक्रेटरी हाउस हैं यहाँ पे डॉक्टर जेब साहब हैं, उनका सुना था अच्छे बंदे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सेक्रेटरी साहबान से कि आपके अंदर आपके घर में कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि आप
आप 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि आप किसी वहाँ पे बैठ के खवातीन को नोटिस दे रहे हैं कि हॉस्टल खाली, किधर जाएं वो सारे, जॉब करते सरकारी मुलाजिम हैं वो सारे। अच्छा, खुद डॉक्टर ज़ेब साहब का नाम जो है इसमें रिटायरमेंट बोर्ड वाले इजलास में शामिल था। वो 22वें ग्रेड की वजह से बच गए कि उनके कुलीग्स ने कहा जी इनको ना छेड़ें जनाब, ये 22वें ग्रेड का हमारा कुलीग है, इसको नौकरी से निकालना। ठीक है। अच्छा, जब खुद आपके साथ ज्यादती हो रही है, ये ब्यूरोक्रेसी, इसलिए मुझे ना इन जकूटा जिन्हों पे बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं आप इनके साथ ज्यादा सख्ती करते हैं, मुझे इसलिए भी ये लोगों पर थोड़ी सी इनसे चिढ़ चढ़ती है। खुद ये आज है ना पहाड़ के नीचे ऐसा रोला डालेंगे, ऊंट की तरह बिल बुलाएंगे कि जुल्म हो गया, कंपैशन नहीं है, बिल्कुल कंपैशन नहीं है नहीं लोगों है। में। इंसाफ इसमें सबके सबके लिए बराबर होना चाहिए और तरीके इंसाफ का तो नारा ही यही है, मैंडेट ही यही है, और उसके बावजूद अगर सबको इंसाफ नहीं मिलता तो तकलीफ होती है। इस स्टोरी पे फॉलो अप करेंगे, इसके अलावा और भी अहम बातें थी जो आज के प्रोग्राम में हमें करनी थी, उसका फॉलो अप करेंगे अपने आने वाले अगले प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह इन तमाम स्टोरीज का अहाता करने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए अभी के लिए, अल्लाह हाफिज।